वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज ये आपका नेक्स्ट वीडियो है जो आपका डिटेल सीरीज चल रही है फ्लेमिंगो की क्लास 12th में। उसका ये नेक्स्ट वीडियो है लॉस्ट स्प्रिंग का बाय अनीस जंग। और एज यूजुअल हम इसमें भी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन होगा। सो जैसे स्टार्ट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉस्ट स्प्रिंग। और ये जो स्टोरी है ये दो बच्चों के बारे में है, दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में साहिब की स्टोरी है और सेकंड पार्ट में मुकेश की स्टोरी है, और इसकी राइटर है अनीस जंग। तो पहले अनीस जंग जी के बारे में देख लेते हैं कि कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं टू बी रिमेंबर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनका जन्म जो हुआ था वो राउरकेला में हुआ था, और इन्होंने अपना चाइल्डहुड और एडोलेसेंस हैदराबाद में ही स्पेंड किया था। दूसरी चीज़, जो इनकी एजुकेशन है वो हैदराबाद और अमेरिका दोनों जगह से है। इनकी जो अर्ली एजुकेशन है वो हैदराबाद से हुई और हायर एजुकेशन इनकी अमेरिका से हुई। उनके पेरेंट्स दोनों ही, यानी कि उनकी मदर और फादर दोनों ही राइटर थे, और इन्होंने भी अपना करियर राइटिंग को ही चुना। और इन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के एडिटिंग में काम किया, इन्होंने कॉलम्स बहुत सारे लिखे, बहुत सारी चीज़ें थी। और इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी, उसका नाम था लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इस बुक से इन्होंने दो एक्सट्रैक्ट लिए हैं, पहला साहिब के बारे में और दूसरा मुकेश के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। यस, ये टाइटल है इस चैप्टर का, इस पार्ट का, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ये जो स्टोरी है रैग पिकर के बारे में है। जो साहिब है वो एक रैग पिकर है, और कैसे उससे राइटर मिलती है और किस तरीके से उसे एनालाइज करती है उसकी लाइफ को और उसकी कंडीशन को। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. मैंने साहिब से पूछा कि तुम ये क्यों करते हो, जो रैग पिकिंग का वर्क है तुम क्यों करते हो। आई एनकाउंटर, इसका मतलब मैं हमेशा उससे रूबरू होती थी। एक्चुअली मैं हर मॉर्निंग, जो राइटर हैं उनके घर के बगल में ही एक बहुत बड़ा सा डंप लगा हुआ था गार्बेज का, तो वो रोज़ सुबह आता था वहाँ पर गोल्ड की सर्च में, यानी कि सोना और भी कई चीज़ें होती थी। उनको स्काउंजिंग का मतलब है सर्च करना, खोदना, ढूंढना, तो इसलिए आता था। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट अमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, और जो इनका घर था पहले का वो ढाका में था, मीन्स बांग्लादेश का वो रहने वाला था, और इन लोगों ने बहुत पहले ही घर छोड़ दिया था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उसका जो घर है वो उसकी आँखों में दूर दूर तक नहीं है। मतलब वो बहुत छोटा, जब उसने अपना घर छोड़ा तो उसे अपने घर के बारे में कुछ ज़्यादा याद भी नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, उस जगह पे एरिया में जहाँ पर उनका घर था पहले बांग्लादेश में ढाका में, वहाँ पर बहुत सारे स्टॉर्म्स आते थे, बहुत सारे तूफ़ान आते थे, जिसकी वजह से उनकी फील्ड, उनका घर, सब कुछ बह गया, सब कुछ उड़ गया। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ ने ऐसा बताया था उसे। दैट्स वाई दे लेफ्ट, और इसी वजह से उन्होंने ढाका छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, अच्छा जो सोना है उसकी खोज में इन लोगों ने उस बड़ी से शहर में आकर के अपना जीवन का बसेरा कर लिया जहाँ पे अभी वो रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ करने के लिए है ही नहीं। ही मटर्स, उसने इस तरीके से बड़बड़ा करके कहा। लुकिंग अवे, इधर उधर देखते हुए। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, मैंने उससे चह करके कहा स्कूल जाओ ना। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और उसके बाद में जब मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि जो मैंने उससे कहा है कि स्कूल जाओ, अगर सपोज दैट मान लो अगर ये पॉसिबल होता तो वो स्कूल ही तो जाता। तो कह रही मुझे बाद में ये फील हुआ कि जो ये मेरी टिप्पणी थी या जो मेरा ये एडवाइस था कितनी खोखली थी। उसकी कंडीशन जानते हुए मैं उसे ऐसी किडिंग सी एडवाइस मैं उसे दी। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, उसने जवाब दिया साहिब ने कि मेरे आसपास पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, अगर वो बनवाएंगे तो वो ज़रूर जाएगा स्कूल। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क, मैंने उससे पूछा कि अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करूं तो क्या तुम आओगे। हाफ जोकिंग, मैंने मजाक के तौर पर कहा उसने, तो उसने जवाब क्या दिया, येस ही सेज, उसने कहा हाँ मैं आऊँगा। स्माइलिंग ब्रॉडली, वो बहुत तेज स्माइल के साथ में, बड़ी सी स्माइल के साथ में उसने ऐसा बोला।
It takes longer to build a school. No, sorry. A few days later, I see him running up to me. मैंने उसे देखा कि कुछ दिनों बाद वो मेरे पास दौड़ता हुआ आ रहा था और मेरे पास आया. Is your school ready? क्या आपका स्कूल रेडी हो गया है? It takes longer to build a school. I say. तो मैंने उससे कहा कि भाई स्कूल बनने में थोड़ा समय लगता है. Embarrassed at having made a promise that was not meant. और मैं बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही थी क्योंकि उस प्रॉमिस का तो कोई मतलब ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था. बट promises like mine abound in every corner of his black world. लेकिन जिस तरीके से मैंने उससे वादा किया था उस तरीके के तो बहुत सारे वादे और बहुत सारे कंडीशन जो उसकी अंधकारमयी जो दुनिया है उसमें कोने में हर कोने में इस तरीके के सपने बसे होंगे. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीने गुजर गए उसको जानते हुए, तब मैंने आई आस्क इज नेम, तब मैंने उसका नेम पूछा. साहिब आलम ही अनाउंसेस, तो उसने अनाउंस के स्टाइल में यानी उसने मुझे नाम अपना बताया, साहिब आलम. ही डज़ नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसे नहीं पता था, वो नहीं जानता है कि उसके नाम का मतलब क्या है. इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसे ये नाम का पता मालूम होता या उस नाम का मीनिंग पता होता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, साहिब आलम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट. तो उसे तो पहली बात तो इस अपने नाम पर विश्वास ही नहीं होता अपनी कंडीशन से कंपेयर करके. अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, इस चीज़ से अनजान, इस बात से अनजान कि उसका नाम किस तथ्य को रिप्रेजेंट करता है. ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ की गलियों में इधर उधर भटकता रहता है. एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, अब यहाँ पर आर्मी यूज़ हुआ है कलेक्टिव नाउन एज कलेक्टिव नाउन. वो बॉयज़ जो नंगे पैर यानी कि विदाउट एनी फुटवेयर वहाँ पर घूमते थे, उनका एक वो भी मेंबर था और उनके साथ वो घूमता रहता था. वेल, हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, और वो जो ग्रुप था वो बिल्कुल जो मॉर्निंग बर्ड्स होती हैं ना, स्टार्टिंग में सुबह सुबह चैटरिंग करती हैं और चिरपिंग करती हैं, उसी तरीके से वो एकदम से आते थे सुबह और उसके बाद दोपहर में बिल्कुल गायब हो जाते थे. ओवर द मंथ्स, महीनों गुजर जाने के बाद, आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं उनमें से हर एक को पहचानने में सक्षम हुई. कब? कई महीनों बाद. वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, तो उस ग्रुप में से एक से पूछा कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है. माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली, तो उसने सिंपली जवाब दिया कि मेरी माँ सेल्फ से उतार के वो मुझे देती ही नहीं है, इसलिए मैं नहीं पहनता. इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर, तो उनमें से ग्रुप में से एक जो दूसरा बच्चा था उसने उसी स्टेटमेंट के साथ जोड़ा कि अगर वो उसे देंगी तो वो उसे उतार के फेंक देगा. हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच, और जिसने ये बात बोली थी उसने भी शूज़ पहन रखे थे और वो मैचिंग के नहीं थे, यानी कि एक शूज़ अलग था और एक दूसरा अलग शूज़ था. उसके बाद में व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, जब मैंने उसकी जो उसने कमेंट किया तो मैंने उसके बारे में उसके ऊपर कमेंट किया तो थोड़ा सा सकपकिया गया वो, यानी कि थोड़ा सा उसे हेजिटेशन हुआ और उसके बाद में उसे कुछ बोला नहीं, शांत होकर खड़ा हो गया. आई वॉन्ट शूज़ सेज अ थर्ड बॉय, उसके बाद में एक तीसरा लड़का था उसमें ग्रुप में, उसने कहा मुझे जूते चाहिए. हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने जीवन में कभी एक जोड़ी जूते ही नहीं देखे थे, पहने ही नहीं थे. ट्रैवलिंग across the country, I have seen children walking barefoot, कह रहे मैंने पूरे दुनिया में अपने पूरे देश में जब मैंने ट्रैवलिंग की तो मैंने देखे बहुत सारे बच्चों को जो बिना चप्पल के यहाँ वहाँ टहलते रहते थे. इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, शहरों में हो, गाँव की रास्तों में, सड़कों में हो. इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, इसको हम क्या कहें कि पैसे की कमी नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहना एक तरीके से एक ट्रेडिशन है. नो इज़ वन एक्सप्लेनेशन, क्या ये कोई एक्सप्लेनेशन है. आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे लिखा हुआ है द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. कह रही कि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि अगर मैं ये बात बोलूँ कि ये एक ट्रेडिशन है, वो ये कह रहे हैं कि ये ट्रेडिशन नहीं है, ये हम एक झूठा अपना रहे हैं ताकि हम अपने देश की सच्चाई को छुपा सकें. सच्चाई क्या थी? सिचुएशन ऑफ और परपेचुअल स्टेट ऑफ द पॉवर्टी, गरीबी की जो हमारे देश में जो कंडीशन है
उसे छुपाने की हम कोशिश करेंगे, अगर हम ये कहें कि ये ट्रेडिशन है नंगे पैर रहना। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। मुझे एक कहानी याद आती है, जब एक इंसान था, शख्स था एक, जो उडुपी से था, और उसने मुझे एक स्टोरी बताई थी एक बार। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जब वो बहुत छोटा था, यंग लड़का था, तो उसने मुझे बताया कि वो जब स्कूल जाता था तो एक पुराने से मंदिर से होकर के जाता था, वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ उसके फादर एक प्रीस्ट थे, पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, तो वो जरा से टाइम के लिए टेम्पल में रुकता था, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और एक जोड़ी जूतों के लिए भगवान से प्रेयर भी करता था। 30 years लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल। 30 years बाद मैंने उस शख्स ने जिस टेम्पल के बारे में जिक्र किया था, आज मैंने उस टाउन को भी देखा, उस टेम्पल को भी देखा। विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन। मतलब अब वो जो मंदिर है वो एक तरीके से एकांतवास में डूबा हुआ है, अब वहाँ इतनी ज़्यादा चहल पहल नहीं है। इन द बैक यार्ड, अच्छा उसके पीछे वाले एरिया में जाएं, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर नया पुजारी रहता है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, और एक छोटा सा लड़का था, उसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वियरिंग सॉक्स एंड शूज़, उसने जूते मोजे पहन रखे थे। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। जब वो वहाँ पर थक कर के पहुँचा अपने घर पे, तो उसने अपने बैग को फोल्डिंग पलंग के ऊपर पटक दिया, यानी फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, बच्चे की तरफ देख करके, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय, तब मैंने उस दूसरे बच्चे की प्रेयर को याद किया, जो हमेशा रोज़ एक जोड़ी शूज़ के लिए प्रेयर करता था। हैड मेड टू द गॉडेस, तो उसने भगवान को विवश कर दिया उसकी प्रेयर मानने के लिए। वेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, जब उसको फाइनली एक जोड़ी जूते मिले। लेट मी नेवर लॉस देम, अब मुझे उन्हें खोने नहीं देना है। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, क्यों? क्योंकि जो देवी थी उन्होंने उसकी प्रेयर से खुश होकर के उन्होंने प्रोवाइड किया। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़, जो उस समय प्रीस्ट था, पुजारी, उसके जैसे उसका बच्चा था, उसी तरीके से जो अभी बच्चे, उन सब के पास अब शूज़ वगैरह है। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो रैग पिकर्स के थ्रू हैं, जैसे हैं, इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, वो अभी भी बिना जूतों के हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, जो मेरी पहचान या जो मेरी ललक थी उन नंगे पैर रैग पिकर्स लोगों की, तो इस जिज्ञासा ने मुझे सीमापुरी में ला जा करके खड़ा कर दिया, यानी कि मैं सीमापुरी पहुंच गई उनका पीछा करते करते। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, और सीमापुरी एक ऐसी जगह है जो दिल्ली के किनारे पर बसा हुआ है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। और ये मान के चलिए कि अगर देखा जाए तो दिल्ली कितना डेवलप है, और उसकी पेरीफेरी यानी इसके आउटस्कर्ट में ही ये एरिया है, लेकिन फिर भी दिल्ली से मीलों दूर है। इसका मतलब क्या है? यानी डेवलपमेंट में देखा जाए तो इसका कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जो हम कह सकें कि वो दिल्ली के अकॉर्डिंग है, और जबकि है वो दिल्ली की ही पेरीफेरी एरिया में। मेटाफोरिकली का मतलब इसके कटाक्ष में, इसके विपरीत ऐसा है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Those, वो लोग जो यहाँ पर परेशान होकर के यहाँ पर आए, शिफ्ट हुए, who came from बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश से वापस आए थे in 1971. साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब की फैमिली भी उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डनेस, सीमापुरी उस समय कैसा था? बिल्कुल वीरान था। किस टाइम पर? जब पहले की बात हो रही है। इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, वीरान टाइप का अभी भी है, लेकिन खाली नहीं है, भरा हुआ है अब। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यानी जो मिट्टी के घर हैं, विद रूफ्स ऑफ टिन एंड तारपुलिन, जो तारपुलिन और टिन के बनी हुई छतों से ढके हुए, डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर,
वो तो लपालप भरा हुआ है। किन चीज़ों से? सीवेज से, ड्रेनेज के पानी से, जो नालियों का पानी बह करके जाता है उसका बहता हुआ पानी, इन चीज़ों से भरा हुआ है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, वहाँ पर लगभग 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वो वहाँ पर 30 सालों से पहले से रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड, ना तो उनके पास परमिट है ना ही पहचान है, लेकिन राशन कार्ड है उनके पास। दैट गेट दियर नेम्स ऑन वोटर्स, जिसकी वजह से उनका नाम वोटर्स की लिस्ट में भी शामिल है। लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन, और राशन कार्ड में उनके लिस्ट में नाम है तो वो अनाज लेने के लिए भी उस चीज़ के लिए एबल है। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, ये यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो भोजन है, खाना है, वो सर्वाइविंग के लिए पहचान से ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एनी aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain। करें आप ये मान के चलिए, अगर कोई भी शख्स दिन के आखिरी में अपने फैमिली को खिलाने में सक्षम है और अगर वो बिस्तर में सोने जाता है तो विदाउट किसी दर्द के जाता है, यानी उसका पेट दर्द नहीं हो रहा है, तो कह रहे थे आप ये मान के चलिए कि ये बहुत अच्छी लाइफ है, बजाय उसके कि उन खेतों में काम करना जहाँ पर उन्हें एक अनाज का दाना तक नहीं देते। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, ठीक है। और जो ये पूरा स्टेटमेंट है ऊपर वाला, ये पूरा स्टेटमेंट कहा गया है वुमेन का एक ग्रुप था फटी हुई साड़ियों में सीमापुरी में, उन लोगों ने कहा ये। व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने उतने बढ़िया हरियाली भरे क्षेत्र को जहाँ पर नदियाँ थी, आपने उसे क्यों छोड़ दिया। वेर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स एंड बिकम टेनेंट्स हाउस, ट्रांजिट हाउस। कह रहे जहाँ पर उन्हें खाना मिलता है, वेर एवर दे फाइंड फूड, वो वहीं पर अपना तंबू गाड़ देते हैं, एंड बिकम ट्रांजिट होम्स, और ये एक तरीके से टेम्प्रेरी होम हमारा बन जाता है। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, बच्चे इन्हीं में बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइविंग में वो पार्टनर बन जाते हैं, कैसे? काम करवा के साथ में। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, अगर सीमापुरी में अगर आप ये मान के चलिए कोई जीवन यापन कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ रैग पिकिंग है। थ्रू द ईयर्स, सालों से, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। अगर आप ये मान के चलिए कई सालों से यहाँ पर तो ये भी माना गया है कि सबसे बड़ा जो एक्विजिशन है वो यही है कि जो ये फाइन आर्ट है, किस चीज़ की? गार्बेज पिकिंग की। कह रहे हैं ये सबसे अच्छा है, सबसे जब बढ़िया प्रोपोर्शन है इस चीज़ का। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, किसके लिए? बच्चों के लिए जो गार्बेज है सोना है। इट इज़ दियर डेली ब्रेड, ये इनके लिए डेली ब्रेड है। आ रूफ ओवर दियर हेड्स, उनके लिए ऊपर की छत है। इवन इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे वो भले ही चूती हुई छत क्यों ना हो। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए इससे भी ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहब सेज, साहब कहता है मुझे तो कभी कभी इसमें 1 रुपया मिल जाता है और कभी कभी 10 रुपये का नोट भी। हिज आइज लाइटिंग अप, जब उसने 10 रुपये के नोट के बारे में बात की तो उसकी आंखें चमक उठी, उसे उसके चेहरे में खुशी अलग दिख रही थी। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्काउंजिंग, तो मैंने उससे पूछा कि अगर मान लो तुम्हें गार्बेज की हीप में, उसके ढेर में अगर सिल्वर कॉइन मिल जाता है तो तुम स्काउंजिंग यानी कि सर्चिंग बंद नहीं करते हो। फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, तो वो क्या कहता है? कहता है इस आशा के साथ में कि हो सकता है हमें इससे और ज़्यादा मिले। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। वो ये कह रहे हैं इससे तो हमें यही समझ में आ रहा है कि बच्चों के लिए जो गार्बेज है उसका मतलब उनके पेरेंट्स के मतलब से बहुत अलग है। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए देखा जाए तो भाई चमत्कारी से भरा हुआ, चमत्कारों से भरा हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। फॉर द एल्डर्स इट इज़ द मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और जो बड़ों के लिए वो तो उनके जीवन यापन का एक तरीका है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाई द फेंस गेट ऑफ नेबरहुड क्लब, मैंने एक दिन सुबह देखा कि जो मेरे पास में एक क्लब था उसके फेंसिंग गेट में यानी कि उसके गेट पे पास वो खड़ा था। वॉचिंग 2 यंग मैन
ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। देखा मैंने कि वो क्या कर रहा है, दो लोगों को जो उन्होंने वाइट कलर की ड्रेस पहन रखी उन्हें टेनिस खेलते हुए देख रहा था। आई लाइक द गेम ही हम्स। वो धीमे धीमे आवाज़ में बोलता है कि मुझे ये गेम अच्छा लगता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। और बाहर गेट के बाहर देख कर के ये अपने आप के अंदर संतुष्टि भी फील कर रहा है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड। मैं अंदर जाता हूँ जब वहाँ पर कोई नहीं होता आसपास। He admits the gatekeeper lets me use the swing। जो गेट कीपर है वो क्या करता है, मुझे अंदर जाने देता और झूला झूलने देता। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़। साहिब ने खुद टेनिस शूज़ पहन रखे हैं। दैट लुक स्ट्रेंजर ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। जो कि उसके डिसकलर यानी कि जिसका रंग उड़ गया उस तरीके की शर्ट और उसने जो शॉर्ट्स पहन रखे उससे बिल्कुल एकदम चेंज लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, ऑड लग रहा था। समवन गिव देम टू मी। उसने कहा कि मुझे किसी ने दिया है। इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। उसने इस तरीके से एक्सप्लेनेशन वे में बताया जब उसने अनीस जंग ने जब उसके शूज़ की तरफ देखा। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय। मेन फैक्ट यही था कि किसी अमीर लड़के ने उन शूज़ को रिजेक्ट कर दिया था, रिटायर कर दिया था। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम। हो सकता है किसी ने इस वजह से इनकार कर दिया पहनने के लिए, उसने छोड़ दिया क्योंकि उनमें से एक में छेद हो गया था, इस वजह से भी हो सकता है। डज नॉट बॉदर हिम। उसे कोई परेशानी थी, जूते से कोई परेशानी नहीं थी, छेद बना है तो बना रहे, एटलीस्ट उसके पास शूज़ है तो। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। कह रहे हैं कि वो शख्स जो हमेशा बिना जूते चप्पल बिना फुटवियर के टहलता रहता था, उसके लिए अगर छेद वाला जूता भी है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको एक सपने की सच जैसा ही लगेगा, जैसे एक सपना उसका सच हुआ। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंशनली इज़ आउट ऑफ हिज रिच। लेकिन जो खेल वो बड़े ही मनसा के साथ में देख रहा है वो उसकी पहुंच से बहुत दूर है। दिस मॉर्निंग साहब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। उस दिन मैंने देखा कि साहब अपने रास्ते में था और वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कनिस्टर। उसके हाथों में एक स्टील का कनिस्टर था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। और उसने मुझसे कहा कि मैं एक टी स्टॉल में काम करता हूँ जो इसी रोड के नीचे जा कर के है। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, मतलब कहीं दूर की तरफ पॉइंटिंग करता है। उसने बताया कि मैं उस टी स्टॉल में काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़। मुझे 800 रुपीज़ पे किए जाते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और मेरा जो भी खाना है दिन का वो खाना भी मुझे प्रोवाइड किया जाता है। डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क्ड। मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें अपनी जॉब पसंद है? हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। तो मैं ये देख सकती थी वहाँ पर कि जो उसके चेहरे में जो केयर फ्री लुक होता था अब वो मुझे ओझल सा दिख रहा था, दिखा ही नहीं। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर। जो स्टील कनिस्टर था वो तो बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था। दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। जो वो प्लास्टिक बैग्स रैक पिकिंग के लिए अपने कंधे पर रखता था वो इतना जितना हल्का था उससे तो ये कनिस्टर बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था मुझे। द बैग वॉज हिज। और वो जो रैक पिकिंग का बैग था वो उसका खुद का था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। लेकिन जो कनिस्टर है वो उस इंसान का है जिसके अंडर में उसकी टी शॉप है, जो टी शॉप का ऑनर है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब मुझे ये समझ में आ गया था कि साहिब अब अपने मन का मालिक नहीं। ओके, सो दैट्स इट। ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था ये यहीं पर कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में आपके मुकेश के बारे में स्टोरी है तो उसे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।